हे एवरीवन, स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के मैरिजेस के ऊपर। यानी मैं आप लोगों को बताऊंगा मैरिज क्या होता है एज पर द हिंदू लॉ, वैलिड मैरिज बताऊंगा, टाइप ऑफ मैरिजेस बताऊंगा और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैलिड मैरिज बताऊंगा। उसी के साथ साथ जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज है वो बताऊंगा और सपिंडर रिलेशनशिप बताऊंगा विद अ रिटन नोट एंड इजी एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो। अगर हाँ चैनल पे नए हो, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, मैं आप लोगों को बताऊंगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जो भी कुछ बताऊंगा हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज हिंदू मैरिज एज पर द लॉ। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो डेफिनेशन में लिख के रखा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आप नोट बनाना चाहते हो तो आप बना भी सकते हो। हिंदू मैरिज इज नॉट जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट but a sacramental union. It is a sacred bond that join man and woman for life, not only physical union, also fulfilling the religious and social duties. मतलब ये बोल रहा है जो हिंदू मैरिज है ये कोई एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो आपने कोई रिटर्न में बना लिया। ये एक सैक्रामेंटल यूनियन है। सैक्रामेंटल यूनियन मीन्स जो पवित्रता होता है उसका एक बंधन होता है। तो ये यही कह रहा है एक सैक्रामेंटल यूनियन है, 7 जन्मों का बंधन है जो कि आत्मा से आत्मा का होता है, जब सिर्फ फिजिकल बॉडी का नहीं होता। तो ये एक सैक्रामेंटल यूनियन है जो एक मैन एंड वुमेन को ज्वाइन करता है फॉर देयर 7 जनरेशन के लिए। 7 जन्मों का ये बंधन होता है। ठीक है ना। और ये सिर्फ फिजिकली नहीं है, ये रिलीजियसली एंड सोशल जो ड्यूटीज होता है, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, मैनेजिंग द हाउस होल्ड एंड सो मेनी थिंग्स विच आर इंक्लूडिंग इन आवर डेली लाइफस्टाइल। सो ये यही बात करता है। हिंदू मैरिज एक सैक्रामेंटल यूनियन है जो कि एक मैन एंड वुमेन को एक बंधन में बनता है 7 जन्मों के लिए और वो अपने रिलीजियस ड्यूटी एंड कल्चरल ड्यूटी को फॉलो करता है। ये सिर्फ फिजिकल बंधन नहीं है। अगर आप मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे वहां पर मुस्लिम लॉ का जो मैरिज होता है ना वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। व्हाई that is a civil contract? Because there are offer and acceptance and consideration which is also mentioned in our Indian Contract Act. So इसीलिए जो मुस्लिम मैरिजेस है वहां पर उसको एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। लेकिन हिंदू मैरिजेस में जो मैरिज होता है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, इसका एक सैक्रामेंटल यूनियन माना जाता है क्योंकि यहाँ पर 7 जन्मों का बंधन होता है। ठीक है ना। तो जो मैरिज है एज पर द हिंदू लॉ, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैरिजेस। अगर आप लोग देखोगे एज पर द एंशिएंट टेक्स्ट देयर आर 8 टाइप ऑफ मैरिजेस बट ओनली फ्यू कंसिडर्ड एज अ वैलिड मैरिज, फ्यू कंसिडर्ड आर वैलिड। सो चलो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ ये जान लो देयर आर 8 टाइप ऑफ मैरिजेस एज पर द एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट बट ओनली 2 कंसिडर्ड वैलिड। तो चलो हम लोग देखते हैं वो जो वैलिड मैरिज है वो कौन कौन से हैं। जो 2 वैलिड मैरिज है वो है ब्रह्म मैरिज। ब्रह्म मैरिज क्यों वैलिड है? जैसे कि अभी अरेंज मैरिज होता है ना, मान लो आपका कोई फादर है या फिर आपका मदर है जो कि अरेंज करता है मैरिज आपके लिए, तो उसी को ही ब्रह्म मैरिज बोला जाता है एज पर द एंशिएंट टेक्स्ट। तो वही मैरिज अभी वैलिड है क्योंकि अभी हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखना, एज पर द हिंदू मैरिजेस एक्ट जो सर्टेन कंडीशन दिए गए हैं जो कि सेक्शन 7 में, सेक्शन 5 में एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट वो फुलफिल करना अनिवार्य है, अदरवाइज वो भी वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना। और जो सेकेंड वैलिड मैरिज है वो गंधर्व मैरिज। गंधर्व मैरिज कौन सा मैरिज है? वो लव मैरिज होता है जो कि एक दूसरे को पसंद करके जो शादी विवाह करते हैं ना, उसी को ही गंधर्व मैरिज बोलते हैं एज पर द एंशिएंट टेक्स्ट। बट अभी ये ब्रह्म मैरिज और गंधर्व मैरिज को ही कंसिडर किया जाता है एज अ वैलिड मैरिज अगर ये मैरिजेस फुलफिल करता है हिंदू मैरिज एक्ट का एसेंशियल कंडीशंस को, तभी जाके वो वैलिड मैरिज माना जाएगा। तो आई होप मैरिजेस क्या है एज पर द हिंदू टेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, टाइप ऑफ मैरिजेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा और वैलिड जो मैरिज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करेंगे जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज है वो क्या है, सपिंडर रिलेशनशिप है वो क्या है, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज क्या है। ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ पर जो प्रोहिबिटेड मैरिजेस है कौन कौन किस किस से मैरिज नहीं कर सकता यानी विवाह नहीं कर सकता
तो ये बताया गया है प्रोहिबिटेड मैरिजेस में। और जो सपिंडर रिलेशनशिप है, जहाँ पर अगर आप लोग फॉल करोगे तो वहाँ पर भी आप लोग मैरिज नहीं कर सकते हो, अगर करते हो तो वॉइड हो जाता है एज पर द लॉ। तो चलो हम वो देखते हैं। तो जो सेक्शन 3 सब क्लॉज जी है ना हिंदू मैरिज एक्ट का, ये बात करता है प्रोहिबिटेड मैरिजेस, जो कौन कौन सा मैरिज को है प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो, ब्रदर और सिस्टर का मैरिज नहीं हो सकता है एज पर द हिंदू लॉ, अंकल एंड नाइसी का भी मैरिज नहीं हो सकता है, आंट एंड नेफ्यू का भी मैरिज नहीं हो सकता है, और यहाँ पर फर्स्ट कजन का भी मैरिज नहीं हो सकता है, जो कि सेक्शन 3 सब क्लॉज जी में मेंशन किया गया है। अगर एक भी कंडीशन में अगर आप लोग फुलफिल करते हो या फिर फॉल होते हो, तब आप लोगों का जो मैरिज होगा वो वॉइड हो जाएगा एज पर द लॉ, क्योंकि ये प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है लॉ के अकॉर्डिंग। भाई बहन के साथ मैरिजेस नहीं हो सकता है, मामा और जो उसका क्या बोलते हैं भगनी होता है, जो मुझे नाइसी बोलते हैं उसको, तो उसके साथ भी मैरिजेस नहीं हो सकता है। तो ये वाला जो कंडीशन में अगर कोई भी मैरिजेस फॉल होता है तो वो वॉइड हो जाएगा शुरू से ही, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ जाएगा प्रोहिबिटेड मैरिजेस के अंदर। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर आप लोग हिंदू होंगे तो काफ़ी आसानी होगा आप लोगों को समझने के लिए, और काफ़ी इजी भी है, मैंने लिख दिया हूँ, आप देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं सपिंडर रिलेशनशिप। देखो सपिंडर रिलेशनशिप क्या है। जो सपिंडर रिलेशनशिप में सिंपली ये बोला गया है, अगर आप लोग जो सर्कमस्टांसेस है ना, सेक्शन 3 सब क्लॉज एफ बात करता है सपिंडर रिलेशनशिप की, अगर इस रिलेशनशिप में अगर आप लोग फॉल करोगे तब आपका मैरिज वॉइड होगा। तो वो क्या है देखो, विद इन 3 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड, यानी माँ, जो मेरा माँ है मान लो, अगर मेरे माँ का जो जनरेशन है, वैसे मेरा माँ है, मेरा माँ का जो माँ होगा और उनके माँ का जो माँ होगा, तो ये 3 जनरेशन हो गया ना। अगर उनके कोई जनरेशन के अंदर मैं शादी करूँगा तो वो वॉइड हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर भी बोला गया विद इन 5 जनरेशन फ्रॉम फादर साइड, फादर का अगर 5 जनरेशन के अंदर मैं किसी भी रिलेटिव से शादी करने जाऊँगा तो वो वॉइड हो जाएगा। ये किस लिए ऐसा बोला गया है, क्योंकि ब्लड रिलेशनशिप के अंदर हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग शादी करना वॉइड है। वो क्यों वॉइड है वो भी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ नोट बनाने के बाद, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग काफ़ी इजी से और आसानी से समझते हैं सपिंडर रिलेशनशिप क्या है। तो चलो देखते। तो देखो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो सबसे पहले जो सपिंडर रिलेशनशिप है 5 जनरेशन का फादर के साइड से समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एज्यूम कर लो जो बॉय है यहाँ पर, ये हम इसको लेके चलते हैं एज्यूम करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है ना। तो अभी देखो जनरेशन देखो, तो फर्स्ट जो जनरेशन है इसमें बॉय हिमसेल्फ आ जाता है सबसे पहले। तो जो बॉय है ये फर्स्ट जनरेशन में आ गया, ठीक है ना। और जो सेकंड जनरेशन में बॉयज़ का फादर आ गया, यानी इसका पापा, जो भी बोलते हो आप लोग, डैड वगैरह हो गया, फिर पापा हो गया, जो भी है, तो ये उसका बाप जो है सेकंड जनरेशन में आ गया। अभी देखो थर्ड जनरेशन में जो बॉय था फर्स्ट जनरेशन में था, सेकंड जनरेशन में उस बॉय का फादर आ गया, थर्ड जनरेशन में उस बॉय का फादर आ गया। अभी देखो फोर्थ जनरेशन में क्या आता है, फोर्थ जनरेशन में उस बॉय का फादर आ गया, ठीक है ना। और फिफ्थ जनरेशन में उस बॉय का फादर आ गया, यानी ग्रेट ग्रैंडफादर आ गया यहाँ पर। तो सिंपली अगर यही वाले जो सिचुएशन है, अगर ये इसका 5 जनरेशन है, अगर 6 जनरेशन में आ जाएगा, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर बॉयज़ का इनका बाप आ जाता है यहाँ पर सपोज, ठीक है ना, तो इससे अगर शादी करेगा तो वो अलाउड है, लेकिन विद इन 5 जनरेशन इट इज टोटली प्रोहिबिटेड एज पर द लॉ, ठीक है ना। तो ये फादर का साइड का हो गया 5th जनरेशन सपिंडर रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें ब्लड रिलेशनशिप को अवॉइड करने के लिए ऐसा बोला गया है। अभी देखो मदर साइड का 3 जनरेशन हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अभी देखो हम मदर साइड का जो है जो सपिंडर रिलेशनशिप है उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में फिर से एज्यूम ले लो, यहाँ पर बॉय हिमसेल्फ आ गया, सेकंड जनरेशन में जो बॉय का जो माँ है यानी मदर है वो आ गया, एंड थर्ड जनरेशन में बॉय का जो मेटरनल अंकल का जो ग्रैंड मदर है वो आ गया। तो अगर ये वाले रिलेशनशिप में अगर ये बॉय फॉल करेगा और किसी से जाके शादी मनाएगा
तो वो प्रोहिबिटेड है, वो वैलिड नहीं होगा एज पर द लॉ। अभी देखो ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में, ऐसा क्यों है हिंदू लॉ में, ऐसा क्यों बोला गया है कि मदर के साइड से 3 जनरेशन और फादर के साइड से 5 जनरेशन सपेंडर रिलेशनशिप के अंदर आप किसी से मैरिज नहीं कर सकते। तो इसका सिंपली देखो, जो जेनेटिक डिसऑर्डर चाइल्ड में देखा जाता है, अगर ब्लड रिलेशन में शादी किया जाता है तो सिंपली इसको अवॉइड करने के लिए, और जो अनदर पॉइंट है सोशल जो रिलीजियस ऑब्जेक्शन है हिंदू मैरिजेस के अकॉर्डिंग, हिंदू के अंदर, ठीक है ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए, एंड यहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ फैमिली, उसमें एक प्योरिटी, एक शुद्धता लाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसीलिए हिंदू मैरिजेस में जो ब्लड रिलेशनशिप फॉल होता है, कॉमन एंसेस्टर के अंदर जो मैरिजेस होता है वो वॉइड होता है एज पर द लॉ। अभी देखो मैंने आप लोगों को हिंदू मैरिज क्या है बता दिया, टाइप ऑफ हिंदू मैरिज बता दिया, वैलिड हिंदू मैरिज बता दिया एज पर नाउडेज कंडीशंस, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज बता दिया, सपिंडर रिलेशनशिप भी बता दिया। अभी हम देखेंगे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैलिड मैरिज, जिससे आप लोग कह सकते हो कि हाँ ये मैरिज वैलिड है। तो चलो हम लोग देखते हैं। अभी देखो जो वैलिड मैरिज का जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, जो कि सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हमें बताता है, वो मैं लिख चुका हूँ। अभी आप लोगों को 1 बाय 1 समझा देते हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन 5 सब क्लोज 1 है वो क्या कहता है, देखो, मोनोगेमी, नाइदर पार्टी हैज ए लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसका मतलब क्या है, मान लो मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ और मेरा जो वाइफ है वो अभी जीवित है और मैं शादी करने चला गया, तो ये वॉइड मैरिज होगा एज पर द सेक्शन 5 सब क्लोज 1। अगर मेरा वाइफ का भी सेम है, मान लो वो मैरिज करना चाहता है लेकिन उसका हस्बैंड है और वो वर्तमान में जीवित पर्सन है, तो अगर वो भी मैरिज करना चाहेगा और इस सर्कमस्टेंसेस में फॉल करेगा तो वो वॉइड मैरिज होगा एज पर द सेक्शन 5 सब क्लोज 1। इसको मोनोगामी बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पर सिंपली बोला गया है, नाइदर पार्टी हैज अ लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम पे अगर उसका हस्बैंड जीवित होगा या फिर उसका वाइफ जीवित होगा तब वो शादी नहीं कर सकता। ये हिंदू लॉ में प्रोहिबिट है और इसको मोनोगमी बोलता है, ठीक है ना। तो अभी देखो दूसरा कंडीशन क्या है, सेक्शन 5 सब क्लोज 2 क्या कहता है, मेंटल कैपेसिटी। मेंटल कैपेसिटी, बोथ पार्टी मस्ट बी ए साउंड माइंड, उनका जो मेंटल कैपेसिटी है वो सही होना चाहिए एज पर लॉ, एंड दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ गिविंग अ कंसेंट, एंड कंसेंट मस्ट बी फ्री। इफ एनी पर्सन ऑब्टेन ए कंसेंट जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लुएंस बाय सम वर्ड्स, अगर ऐसा होगा तब वो वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर मेंटल कैपेसिटी में सेक्शन 5 सब क्लोज 2 ये क्या कहता है, देखो, बोथ पार्टी मस्ट बी मेंटली साउंड माइंड एंड कैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। कंसेंट में एक बात याद रखना, कंसेंट मस्ट बी फ्री। अगर वहाँ पर फ्रॉडेंटल से या फिर कोर्सन से कोई कंसेंट लिया गया होगा या फिर फोर्सफुली कंसेंट लिया गया होगा तब वो वैलिड नहीं होगा, वो मैरिज भी वॉइड हो जाएगा एज पर द कंडीशन। अभी देखो सेक्शन 5 सब क्लोज 3 क्या कहता है, ये एज के बारे में कहता है, यानी जो बॉय है, जो ग्रूम है, उसका एज मस्ट 21 ईयर होना चाहिए, ठीक है ना। और जो ब्राइड है यानी कि जो महिला है उसका एज 18 ईयर होना चाहिए। उससे अगर कम होगा तब नहीं चलेगा, ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम जो एज है ये होना चाहिए। अभी देखो सेक्शन 5(4) क्या कहता है, नॉट विद इन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम परमिट। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है पहले बता दिया ताकि आप लोगों को एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आप लोगों को तो मालूम पड़ गया होगा, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंटी, नाइस नेफ्यू, जो इनके अंदर है वो मैरिजेस नहीं किया जा सकता। तो वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो अनलेस कस्टम परमिट, हमारा जो कस्टम है, हमारा जो रिचुअल है, ऐसा हमें अलाउ नहीं करता है। इसीलिए ऐसा बोला गया है, जब तक जो कस्टम है वो अलाउ नहीं करता है तब तक आप वो नहीं कर सकते, वो वॉइड होगा। और यहाँ पर एक और देखो, एसेंशियल कंडीशन में आता है सेक्शन 5 सब क्लोज 4 क्या कहता है, नॉट सपिंडा ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे का ब्लड रिलेशनशिप में अगर फॉल करेगा, कॉमन एंसेस्टर के अंदर अगर विवाह करेगा तो वो भी वॉइड हो जाएगा एज पर द हिंदू लॉ। तो जो सेक्शन 5 है ये एसेंशियल वैलिड, मतलब एसेंशियल जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बात करता है। और जो पॉइंट है मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ और आप लोगों को समझा भी दिया। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। अभी देखो जो वैलिड मैरिज क्या है,
आप लोगों को पता लग गया। अगर आप लोग ये जो सेक्शन 5 का जो कंडीशन है इसको फुलफिल करोगे तब आपका मैरिज वैलिड हो जाएगा एज पर द लॉ। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जो सेक्शन 7 बात करता है, रिचुअल मस्ट बी परफॉर्म एज पर द हिंदू लॉ, अदरवाइज दैट मैरिज वुड बी वॉइड। तो सेक्शन 7 जो है ना हिंदू मैरिज एक्ट का, वो रिचुअल्स की बात करता है। मैं अभी वो बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं आप लोगों को सिंपली समझा देता हूँ। अगर आप लोग हिंदू हो गए तो समझने में काफ़ी आसानी होगा, आप लोगों को पता होगा रिचुअल्स क्या होता है, ठीक है ना, शादी के वक्त पे क्या क्या किया जाता है। लेकिन नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। जब शादी ब्याह होता है ना हिंदू के अंदर, तब वो गार्लैंडिंग करते हैं, यानी जो माला होता है ना वो एक दूसरे को पहनाते हैं, और जो सैक्रेड फायर है उसके अराउंड दे टेक 7 स्टेप। वो जो ब्राइड ग्रूम का जो ग्रूम है ना, वो ब्राइड का जो हाथ है वो पकड़ के रखता है, और जो अग्नि के चारों ओर घूमता है वो 7 स्टेप घूमता है और एक दूसरे को माला पहनाता है। तो इसी को ही सेरेमनी कहते हैं, और सिंदूर दान करता है। तो ये जो रिचुअल्स है ये परफॉर्म करना नेसेसरी है एज पर द सेक्शन 7, अदरवाइज दैट मैरिज वुड बी वॉइड। आई होप जो हिंदू मैरिज एक्ट था, जो मैरिज क्या कहता है एज पर द हिंदू लॉ, मैंने आप लोगों को समझा दिया, टाइप ऑफ मैरिजेस समझा दिया, वैलिड मैरिजेस समझा दिया, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैलिड मैरिज समझा दिया एज पर द सेक्शन 5, और रिचुअल्स भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, सब इंटर रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिजेस भी आप लोगों को समझा दिया। आई होप ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।